हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। देखिए तो जैसा कि आपको पता है, कल हम जो बात कर रहे थे अपने यकृत के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यकृत जो हमने देखा वो एक यकृत पिंड जो कि उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यहाँ तक हमने उसको देख लिया था, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ गया कि आखिर आपको इसे किस प्रकार बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे अब जो हम बात करते हैं वो अपने बात करते हैं यकृत के कार्यों के बारे में, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए साथ साथ लिखते हुए चलना, ठीक है। यकृत के कार्य, ठीक है। ये जो यकृत के कार्य हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम है, आपके लोकल क्लास है, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं कि आखिर जो हमारा लीवर होता है वो हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट कार्य करता है, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक हर कार्य को उनको समझते हुए चलो, साथ साथ में पहले लिखते हुए चलना, उसके बाद हम इनकी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहला कार्य, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। दूसरा कार्य, यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। थर्ड कार्य यहां से लिख रहा हूं मैं, यह है आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। चौथा कार्य, शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर, नोट करते हुए आप चलिए ना, ग्लूकोज की कमी होने पर वसा व प्रोटीन से ग्लूकोज बना देता है। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये वसा को, नहीं ये पॉइंट गलत है। ये अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में
बदल देता है, इसे लिपोजेनेसिस कहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप नोट करते चलो बस। यकृत हेपेरिन का निर्माण करता है, जो प्रतिस्कंदक पदार्थ है। यकृत विटामिन ए, डी, ई, के, B12 का संचय या मैं संग्रह, दो लिख सकता हूं, करता है। 7वां कार्य है, ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, ये भी कुछ मात्रा में करता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया 7 हो गए, 5, 6, अच्छा 7, 8 और ये है 9वें नंबर का। तो और क्या कार्य है इसका, हाँ एक इम्पोर्टेंट कार्य इसका, यकृत आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, और एक 10वां कार्य लिखो, ये विषहरण का कार्य करता है। ये 10 कार्य हैं यकृत के, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे। ठीक है, आप इनको एक बार नोट कीजिए और फिर हम इसकी क्रम से एक एक की बात करते हैं ना। नोट कीजिए फटाफट बढ़िया तरीका से। कर लिए? ठीक है भाई, अब देखो ये कार्य सभी ने लिख लिए है ना, अच्छी तरीके से लिख लिए। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं आराम से ना। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझो। वो अधिकतर आपसे 5 और 6 कार्य पूछेगा। ठीक है, कि भाई ज्यादातर तो 4 पूछता है कि यकृत के 4 कार्य लिखो। यहां पर हमने 10 कार्य लिखे हैं। ठीक है, तो उनकी हम क्रम से यहां पर बात करते हैं। आप अपनी तरफ से देखो, वैसे तो सभी याद करने, लेकिन ज्यादातर 6 तो कम से कम आपको कार्य याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला कार्य इसका ये होता है कि यह बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण। ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता दूं, एक नाम आपने सुना है पित्ताशय, सुना है पित्ताशय, और पित्ताशय से ये भी सुना है आपने कि पित्त रस निकलता है जो गृहिणी में जाता है ना। लेकिन मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं, तो जो पित्त रस है ना, उसका निर्माण तो यकृत करता है, लेकिन इस पित्त रस का स्टोरेज जो होता है वो होता है गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय।
पित्ताशय पित्त रस का निर्माण नहीं करता, वो केवल इसको स्टोर करता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना अपने दिमाग में, है ना भाई। पहला कार्य हो गया। अब ये जो 4 कार्य हैं, 4 कार्य जो इससे आगे हैं, वो आपको जरा ध्यान से समझने हैं। ठीक है, देखो भाई, यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। देखो 2 शब्द होते हैं बायोलॉजी में, एक तो होता है जेनेसिस और एक होता है लाइसिस। जेनेसिस शब्द आ जाए तो समझ लेना निर्माण होना, लाइसिस शब्द आ जाए समझ लेना टूटना। ठीक है, ये 2 शब्द आप याद रखो। तो देखो ये क्या कहता है, देखो जब हम भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में एक साथ आता है ना भाई। जैसे अब ये मानो कि अब हमने भोजन नहीं कर रखा, जैसे मैं आपको बताऊं, अब ये जो समय है वो लगभग 2-2:30 बजे का है ना। तो हम भोजन कर लेते हैं 9-10 बजे। ठीक है, तो अब तो ग्लूकोज नहीं है ना हमारे शरीर में ज़्यादा, लेकिन जब हमने भोजन किया था, लंच जब किया था, तो उस समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक साथ आया। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है ना, उसका क्या किया जाए, तो जो हमारा यकृत है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फ्यूचर के लिए ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में, और अपने पास स्टोर कर लेता है यकृत में ही। ठीक है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर है। दूसरा काम, लेकिन मान लीजिए आवश्यकता पड़ जाए, जैसे मैंने सुबह खाना खाया और शाम तक खाना नहीं खाया। ठीक है, हमें भूख सी भी लग रही है लेकिन फिर भी हम नहीं खा रहे हैं, तो भाई क्या है, आपकी बॉडी के पास अब पर्याप्त ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाएगी यदि ग्लूकोज नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज ही वह पदार्थ होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और उस ऊर्जा से ही हम हर कार्य करते हैं, जैसे बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, हर कार्य ऊर्जा की सहायता से किया जाता है, और वह ऊर्जा देता है हमें ग्लूकोज। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए यदि आपको आवश्यकता पड़ जाए, तो यकृत क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को जो कि पहले बदल दिया गया था ग्लूकोज को, उसे वापस ये ग्लूकोज में बदल देता है, और फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा दे देता है। तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है भाई, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, और ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बदलना। ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब मान लीजिए शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, अर्थात कमी हुई, ग्लाइकोजन ग्लूकोज बदला और ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, है ना, और हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, तो पता है क्या करता है, यकृत क्या करता है, जो और पदार्थ हैं वसा और प्रोटीन, देखो मोस्टली ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यदि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए तो यकृत क्या करेगा, जो वसा और प्रोटीन है ना, उनसे ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कितना कुछ कार्य करता है यकृत हमारे लिए, आपको मरने नहीं देता। ठीक है, हाँ, तो वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज बना देता है। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस, ध्यान दीजिए, नियो का मतलब होता है नया, नियो का मतलब नया, जेनेसिस का मतलब निर्माण होना, ग्लू का मतलब ग्लूकोज। तो एक सिंपल सी बात है, यदि ग्लूकोज का निर्माण नए पदार्थों से हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का तो कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन यहाँ नए पदार्थ कौन कौन से, वसा और प्रोटीन से, तो इस प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 घटना आपको समझ में आ गई।
कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन तीनों में क्या डिफरेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रख के चलने ये। दूसरी बात, कई बार जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाए शरीर में, जब बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाए तो यकृत उसे डायरेक्ट वसा में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदलता ही है, उसको वसा में भी बदल देता है। इस प्रक्रिया को हम लिपोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब निर्माण और लिपो का मतलब होता है लिपिड, लिपिड ही वसा है, तो लिपोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, यकृत जो है वो हेपेरिन का निर्माण करता है। हेपेरिन जो रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है, एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ है। क्या होते हैं एंटीकोगुलेंट? ऐसे पदार्थ जो रुधिर का थक्का नहीं जमने देते। ऐसे पदार्थ जो रुधिर का थक्का नहीं जमने देते। थक्का आप जानते हैं, क्लोट, जब ब्लड बहता है तो अपने आप रुक जाता है ना कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, इसलिए वो रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पदार्थ का निर्माण करता है यकृत, जिसका नाम है हेपेरिन। ये हमारी रुधिर वाहिनियों में होता है, ब्लड वेसल्स में, जिससे वहाँ पर रुधिर का क्या नहीं जमता, कभी थक्का नहीं जमता। ठीक है, नेक्स्ट, यकृत जो है वो विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 का क्या करता है? संचय करता है, संग्रह करके रखता है। ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन, ये रुधिर स्कंदक है जो रुधिर को जमाने का कार्य करता है, इसका भी ये निर्माण करता है, ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यकृत जो है वो आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का क्या करता है? निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। कैसे करता है मैं आपको बताऊं कि जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल हो जाएं, अमीनो अम्ल, तो यकृत क्या करता है? उस अमीनो अम्लों को तोड़ देता है अमोनिया में। ठीक है, और अमोनिया एक चक्र चलाती है, आर्निथिन चक्र, उसके माध्यम से हम बनाते हैं क्या? यूरिया। एक सिंपली हमें याद रखना है कि हमारी बॉडी में यूरिया का निर्माण यकृत। अब ये वो वाला यूरिया नहीं है जो आप खेतों में डालते हैं, ठीक है, ये एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे हम मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम यूरियोटैलिक हैं, यूरियोत्सर्गी जीव हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपने मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करें, उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। जैसे कि हम, अर्थात हम जो मूत्र होता है ना, उसके साथ किसका निष्कासन करते हैं? मूत्र के साथ यूरिया का। किसका? यूरिया का। तो हम हैं यूरियोटैलिक। हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लिख लो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब जब हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन या कोई साइड इफेक्ट हो जाए या कोई भी घटना हो जाए तो उसको ये खत्म करने का कार्य करता है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, मैं बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इसको भी, वैसे तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, क्या? कुप्फर कोशिकाओं वाला, है ना, कुप्फर कोशिकाओं वाला, फिर भी आप यहाँ पे लिख लो, पर वैसे मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुप्फर सेल यकृत में तो होती हैं, वो क्या करती हैं बताओ? वो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, है ना। एक पॉइंट और इसका, चलो बहुत अच्छा पॉइंट है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। यकृत भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, कि छोटे बच्चों में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए, तो ये थे हमारे मोस्ट वन फंक्शन ऑफ लिवर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हर पॉइंट आपको समझ में आ गया भाई किस पॉइंट का क्या मतलब होता है। आपको मोस्टली इन 3 पॉइंटों पे बहुत ध्यान देना है ना, इनको समझना है, इनका क्या मतलब होता है। चलिए,
तो रफ कर दें। अब देखिए भाई, यकृत के कार्य हो गए, तो मैं आपको बता दूं, अब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल की जो संरचना है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्योंकि आहार नाल की संरचना में हमने क्या पढ़ना था, एक तो मुख्य अंग और एक सहायक ग्रंथियां, तो वो तो हो गई भाई कंप्लीट, मुख्य अंग भी हो गए और सहायक ग्रंथियां भी हो गई, है ना। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि आखिर भोजन का डाइजेशन किस प्रकार होता है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, ये अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो ध्यान से समझो आप कि भाई, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि आपसे जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आहार नाल की संरचना को समझाइए, पूरा क्वेश्चन नहीं देगा। वो आपसे पूछ लेगा कोई भी टुकड़ों में, जैसे आमाशय की संरचना समझाइए या छोटी आंत्र की संरचना समझाइए, समझ रहे हैं, यकृत की संरचना या यकृत के कार्य लिखो, ऐसे टुकड़ों में करके आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाचन की कार्य की। पाचन की कार्य की, जिसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, पाचन की कार्य की, तो आप ध्यान से समझो। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिए आप, देखो इस हेडिंग को आप या तो कॉपी के बीच में लगाना, बीच में ज़्यादा सही रहेगा, जैसे ये आपकी कॉपी है तो यहाँ पर लगा लेना, पाचन की कार्य की, है ना, समझ रहे, और 2 पेन प्रयोग किया करें भाई, है ना। तो देखिए लिखते चलो, फिर इसकी बात करेंगे। पाचन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और 5वां है बहिक्षेपण। ठीक है, तो नोट कीजिए इन 5 को। ठीक है, चलो, चाहे तो इनका आप इंग्लिश नाम भी लिख सकते हैं, साथ साथ यहीं पर है, वैसे तो हम हेडिंग में लिखाते, पर यहां भी लिख लो, फिर बाद में लिख लेंगे ना, या आप अपने आप लिख लेना। ये एस है ना, अंतर्ग्रहण को बोला जाता है इंजेशन, पाचन को हम बोलते हैं डाइजेशन, अवशोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण को बोलते हैं असिमिलेशन और इसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इंग्लिश नाम भी आप इनके सभी के नोट कीजिए बढ़िया तरीका से। कर लिए सभी के ना, ठीक है। तो बात को ध्यान से मेरी को समझो,
हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है ना। क्योंकि हम ये तो समझ ही चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की संरचना कैसे होती है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि आखिर पाचन की क्रिया कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पाचन की जो क्रिया होती है वो 5 चरणों में होती है। पूरी पाचन की क्रिया के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, है ना। तो देखो वो कौन कौन से हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, जिसको बोला जाता है इंजेशन, इंग्लिश नाम भी आप इनके याद रखो ना। दूसरा है पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा है स्वांगीकरण, जिसको बोलते हैं असिमिलेशन। और 5वां है बहिक्षेपण, जिसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो इन 5 चरणों के माध्यम से हमारे पूरे भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो हमें सबसे पहले यही याद रखना है कि भोजन का जो पाचन होता है, कंप्लीट जो डाइजेशन होता है, वो 5 स्टेपों में, और वो ये स्टेप है ना। अब हम क्रम से क्या करेंगे, हर स्टेप की बात करते हुए चलेंगे, है ना। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले ये तो आपने नोट कर ही लिए, समझ गए इनकी ये 5 स्टेप होते हैं। आप 10th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं हल्का सा, है ना भाई। चलिए अब हम सबसे पहला नंबर 1 है अंतर्ग्रहण, जिसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है भाई, अंतर्ग्रहण। तो देखो समझो क्या है, मैं थ्योरी लिख रहा हूं। भोजन को मुख के अंदर लेने की क्रिया इंजेशन कहलाती है। इसमें हाथ सहायक होते हैं तथा कृंतक दंत भोजन को काटते हैं। केवल इतना ही आपको इंजेक्शन में लिखना है। पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसको भी बताता हूं। लिख लो पहले आराम से ना। कर लिया नोट? देखो सुनो, देखो हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो हमारा भोजन है वो किस प्रकार डाइजेस्ट होगा, पाचन किस प्रकार होगा उसका, है ना। और हम ये पढ़ चुके हैं कि भोजन के जो पाचन होता है वो टोटल 5 स्टेपों में होता है। उसके 5 चरण हैं। पहला जो चरण था वो था इंजेशन, अंतर्ग्रहण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भोजन को अंदर लेने की क्रिया, भोजन को अंदर लेने की क्रिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भोजन को मुख के अंदर लेने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है बस। और इस इंजेक्शन की क्रिया में हमारे हाथ सहायक होते हैं, और जो हमारे कृंतक दंत होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम अपने भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो भोजन का पूरा पाचन करना है भाई। अरे जब वो पाचन कहाँ से करेंगे जब आप उसको अंदर ही नहीं ले रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस भोजन को मुख के अंदर लेना है।
तो मुख के अंदर लेने में आप क्या पैरों से थोड़ी लेंगे, हाथों से लेंगे, हाथों से इसे पकड़ेंगे, काटेंगे और अंदर। यही प्रक्रिया क्या है, इंजेक्शन है, अंतर्ग्रहण है। ठीक है, तो ये था कौन, पहला स्टेप, पहला चरण। ठीक है, सेकंड। दूसरा है पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। देखिए ध्यान से अब मेरी बात को समझो। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पाचन एक एंजाइम अपघटनी क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, आहार नाल के निम्न अंगों में पाचन इस प्रकार होता है। नोट कीजिए इन तीनों लाइनों को। पाचन लिख लिया, कोई खास बात तो है नहीं इसमें, है ना। केवल इतना हमें यहां पे समझना है कि आहार नाल के निम्न अंगों में, मतलब आहार नाल के जो मुख्य अंग थे उनमें इस प्रकार या निम्न प्रकार भोजन का क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो अब हम अपने मुख्य ऑर्गन्स देखेंगे जहां पर भोजन का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात को ध्यान से समझो, यहीं पर अब मैं इसको रफ कर देता हूं पूरे कोई। और हमारा जो पहला अंग है, सबसे पहला अंग है, वो है भाई मुख। आप सभी को पता है। ठीक है, तो सेकंड जो हेडिंग थी ना पाचन, उसमें हमने लास्ट में क्या देखा था कि आहार नाल के निम्न अंगों में भोजन का पाचन इस प्रकार होता है। तो निम्न अंग, तो उनमें नंबर ए हेडिंग करके आप लिखेंगे मुख, माउथ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होगा। ये पहला ऑर्गन्स है। देखो पहले तो हमने इसकी संरचना देखी थी, क्योंकि तब हम आहार नाल की संरचना टॉपिक ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हम पाचन देख रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर माउथ में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो ध्यान से आप लिखते हो चलो, है ना। देखिए, जब भोजन मुख में आता है तो लार ग्रंथि लार का स्रावण करती हैं। इसमें टाइलिन, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। अच्छा, लाइसोजाइम एंजाइम है ना, होते हैं। ये कंपोजिशन है, मतलब इसका लार का, है ना। ये विद्युत अपघट्य हैं, इसको हम बोलते हैं वाई कार्बोनेट आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें ना। वाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, टाइलिन स्टार्च को
माल्टोस में बदल देता है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ इसका समीकरण लिखना है। स्टार्च, टाइलिन जिसका pH 6.8, ठीक है, इसको बदलता है ये माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। ये समीकरण आप लिखेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लिखेंगे लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो इनको फटाफट नोट करिए बढ़िया तरीका से, आराम से। समीकरण को बहुत अच्छा लिखना आप, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लिए ना। नेक्स्ट में लिखो वाई कार्बोनेट आयन भोजन की अम्लीयता को नष्ट करते हैं, ठीक है। नोट, लार भोजन में मिलकर एक लुगदी बनाती है जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। एक पॉइंट लिखना नोट में, भोजन को निगलने की क्रिया डेग्लूटिनेशन कहलाती है। भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? डेग्लूटिनेशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये डेक्स्ट्रिन है ना, डेक्स्ट्रिन, तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 से 9 ग्लूकोज अणु डेक्स्ट्रिन के आगे। कि ये जो डेक्स्ट्रिन है ये ऐसा एक यौगिक होता है जिसमें 3 से 9 ग्लूकोज के क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। तो ये नोट कर लिया, ठीक है। तो एक बार इसको समझो कि भाई आखिर भोजन का डाइजेशन मुख में कैसे होगा। जैसे ही मुख में भोजन आएगा, लार ग्रंथि लार का स्रावन करेंगी। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, चलो थोड़ा याद आ गया ना, यहाँ नोट में लिखना। आप नोट में पहले एक पॉइंट लिखो, 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन प्रतिदिन होता है। मतलब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का क्या होता है? स्रावन होता है ना। तो लार में क्या है? मोस्टली टाइलिन, लाइसोजाइम और कुछ विद्युत अपघट्य एंजाइम होते हैं, है ना। तो टाइलिन क्या करता है? टाइलिन क्या करेगा कि भोजन के जो 3 कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसके केवल कार्बोहाइड्रेट पर ही ये क्रिया करता है। कौन? टाइलिन एंजाइम। इसको हम एमाइलेस एंजाइम भी बोलते हैं। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन बदल देता है, अर्थात ये स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। कौन? टाइलिन। तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो किस कंपोनेंट का होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा, है ना। और जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है? वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। और जो बाइकार्बोनेट आयन है ये उस भोजन की अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट करता है।
तो ये तीनों के मुख्य कार्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट नोट में क्या पॉइंट लिखा है कि जो लार होती है वो जब भोजन के साथ पूरी तरह मिल जाती है तो एक लसलसा पदार्थ बनता है जिसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। तो याद रखना, भोजन मुख में पचने के बाद जिस रूप में होता है उसे हम बोलस कहते हैं, और इस बोलस को निगलने में आसानी होती है। तो सिंपल सी बात है, भोजन को निगलने की क्रिया डीग्लूटिनेशन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार हमारे माउथ में डाइजेशन होता है ना। अब आगे किस प्रकार डाइजेशन होगा ये बातें हम करेंगे कल। तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, इनको ढंग से नोट करके अच्छी तरीके से आप पढ़ते हुए चलो। अब हमारी क्लास हर दिन इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ठीक है भाई, तो बाकी बातें करेंगे अब कल।